क्लास में हम लोगों ने बात करी थी लॉ के बारे में। देयर आर सम लॉ ऑफ इनहेरिट, इनको मेंडेलियंस लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो मेंडल ने पहला जो लॉ दिया था, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग यहाँ पर सेपरेशन भी बोलते हैं। और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए क्या कहते हैं। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने बोला था कि अगर कभी भी हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो हर जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव कैरेक्टर एक जनरेशन को स्किप करता है हमेशा। उसके अलावा इसने बोली कि देयर इज नो ब्लेंडिंग, यानी कि उन दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती, यानी मिक्सिंग नहीं होती। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की इन्होंने क्रॉसिंग करी, तो जितने भी रिजल्ट आए तो वो टॉल थे या ड्वार्फ थे, बीच की हाइट का कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर नहीं था, यानी देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो मिक्सिंग। यहाँ पर ये बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जब जो जीन्स होते हैं हमारे पास पेयर में पाए जाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए, जिनको मैं सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और देन उसके बाद क्रॉसिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट ये कहता है कि जब भी कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, चलिए यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है, मान लो दो कैरेक्टर हम लोगों ने दिए थे, आर आर वाई वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यानी कि शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। तो जो शेप ऑफ सीड या कलर ऑफ सीड वाले कैरेक्टर वो शेप ही या कलर ही शो कर रहे हैं, और जो पेरेंटल कैरेक्टर था, यानी कि शेप या तो राउंड है या रिंकल है, कलर यानी या तो येलो या ग्रीन है, तो जितनी भी जनरेशन आई थी, भले ही दो कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट हो, उनका उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हुए, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए। एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं डाल रहा है। दिस इज द मुद्दा दैट वाज सेड बाय द मेंडल। लेकिन यही कमियां थी, क्या यही मेंडल के लॉ में कमियां थी, बिकॉज देयर आर सम डेविएशंस फ्रॉम मेंडल। यानी कुछ ऐसे रिजल्ट हमारे को देखने को मिल रहे थे जो कि मेंडल की बातों से बेसिकली यहाँ पर रिलेट नहीं करते थे। जो मेंडल की बातों से यहाँ पर रिलेट नहीं करते थे, इसमें पहली चीज मेरे को देखने को मिली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का यहाँ पर क्या मतलब है? भाई मेंटल के हिसाब से तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। मान लो अगर मम्मी गोरी है पापा काले हैं, तो बेटा या तो काला होगा या गोरा होगा, सावला नहीं हो सकता मेंटल के हिसाब से। मेंटल ये कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तो बच्चे सावले पैदा हो रहे हैं, है ना, मुझसे पड़ोसियों को थोड़ी पकड़ के मारेंगे। मेंटल के लॉ में कमियां थी जो ये नहीं बता पाया। उसने एक्सपेरिमेंट करे बी प्लांट का, उससे इसे सबको काउंट कर दिया, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। ये क्या बदतमीजी थी। तो सबसे पहली चीज आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो अपनी डोमिनेंस को शो नहीं कर पाते पूरे तरीके से। ठीक है, अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्नैपड्रैगन। ये फ्लावर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, जिसकी स्पीशीज का नाम है एंटीरिना। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में आप इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, डॉग फ्लावर भी बोला जाता है इसको। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास एक तो था बच्चों रेड कलर का, एक तो है रेड फ्लावर। ठीक, इसका जीनोटाइप हो गया कैप्सार कैप्सा, और इन्होंने इसकी क्रॉसिंग कर दी यहाँ पर जिसके साथ व्हाइट फ्लावर का।
फ्लावर दो कलर में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है जी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब जब इन्होंने इनकी क्रॉसिंग करी तो देखो वही वाला सिस्टम तो है, जैसे हमने क्या किया था, बड़ा टी छोटे टी के साथ करे तो जितने भी रिजल्ट आए थे वो सारे टॉल आए थे, लेकिन जीनोटाइप रेशियो क्या थी हमारे पास, बड़ा 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 छोटा छोटा छोटा। ये यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, वहां पर भी वही रिजल्ट निकला था, बड़ा टी छोटा टी छोटा टी, इसमें सारे ही टॉल थे हमारे पास। ओ सॉरी, उसमें तो बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी। लेकिन यहाँ पर जब इस क्रॉस को कंप्लीट करते हैं, है ना, F1 F2 निकालते हैं, तो उस समय हमारे पास ये रिजल्ट आया, बड़ा टी छोटा टी का जब हमने F2 जनरेशन का क्रॉस किया था तो वहां पर क्या आया था हमारे पास, 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हुआ, जो रेशो मेरे पास यहाँ पर आई है, दिस इज द 1:2:1, यानी कि रेड और ये व्हाइट, ये तो आ गए। लेकिन इस बार मुझे यहाँ पर ब्लेंडिंग देखने को मिली, हमारे पास कुछ पिंक फ्लावर भी आ गए। यानी कि इस केस के अंदर क्या हुआ, अगर दो फ्लावर मेरे पास पिंक आ गए, यानी कि ना ही तो व्हाइट शो हुआ ना ही रेड शो हुआ, एक नया ही यहाँ पर मिक्सचर आ गया, तो यानी कि ये अपनी डोमिनेंसी को शो नहीं कर पाए। दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो मेंडल के लॉ से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। दीज आर डेविएशन फ्रॉम मेंडल। बोथ एलील्स ब्लेंड देयर इफेक्ट, दोनों एलील अपने इफेक्ट से यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ब्लेंड हो गए। So incomplete dominance is the expression that are neither dominant nor recessive, and these alleles mix together and result in expression of a physical trait that is a mixture of the two alleles. Got it my point? So this is the incomplete dominance. इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रे माइस है, ठीक है, और क्रीम कलर्ड बेयर है, ब्राउन कलर बोर्ड्स है, दोनों की जब मीटिंग होती है तो जो पोनी होते हैं वो थोड़े से टैन होते हैं। These all are the examples of the incomplete dominance. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे को देखने को यहाँ पर चल, देयर आर सम मोर डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। दूसरी चीज, कोडोमिनेंस। एक एग्जांपल और है बच्चों यहाँ पर इसका, कोडोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दोनों एलिल्स अगर एक साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो वो मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है किस चीज का जी, कोडोमिनेंस का। बेसिकली मीन इट इज एग्जिस्टिंग टुगेदर, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक ब्लैक कैट है, एक ब्लैक कैट है और दूसरी तरफ मेरे पास ब्राउन कैट है, की क्रॉसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ आई। तो देखिए, अब ये सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कलर को, ब्लैक ब्लैक, जो कलर का जीन्स होता है वो ये है बी, ठीक है, सी आर, ये ब्राउन कलर के लिए यहाँ पर है, ये डिनोटिनेशन है, मैं नहीं कर रही, ये जो साइंटिस्ट ने डिनोटिनेशन की हुई है मैं वो बता रहा हूँ। और जब इसने इनका क्रॉस करा तो हमारे पास जो रिजल्ट आया फाइनल, दैट इज सी बी सी आर। अब इसमें क्या हुआ, यानी कि जो हमारे पास जो नई ब्लैक आई उसके ऊपर ब्राउन एंड ब्लैक पैचेस थी, देयर इज अ ब्राउन एंड ब्लैक पैचेस। देखी होगी आप लोगों ने इस तरह की बिल्ली जिसपे ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर होते हैं, कुत्ते देखे होंगे, इवन काउ भी होती है जिसको हम बोलते हैं रोमन काउ। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोड, यानी दोनों कलर शो हुए। तो कलर के लिए एक जीन्स है ब्लैक कलर का, कलर के लिए एक जीन्स है हमारे पास ब्राउन कलर का, लेकिन दोनों के दोनों जीन्स एक्सप्रेस हो गए। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, उसके हिसाब से टॉल और ड्वार्फ दोनों हो ही नहीं सकते। लेकिन कहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा, कहीं पर हमारे को को डोमिनेंस देखने को मिला। एक एग्जांपल और है इसका, रोहन का। तो रोहन काओ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, रेड एंड व्हाइट पैचेस होते हैं बच्चों। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दिस इज द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो आपको पता होगा जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है ना। किसी का ब्लड ग्रुप ए, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का O। सबसे पहली बात तो ये हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। आपने सुना होगा ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव का क्या कारण होता है वो भी आपको बताऊंगा।
तो देखो अब हमारा ब्लड ग्रुप ए है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो आरबीसी होते हैं, दिस इज द रेड ब्लड सेल, और इसी रेड ब्लड सेल के ऊपर हमारे को एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिली, और ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिली इसको हम लोगों ने बोला एंटीजन। अब इसको आइडेंटिफाई किया हमने, ए बोल दिया, तो जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिली ए एंटीजन, तो हमने बोल दिया ब्लड ग्रुप ए। इसी के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिली, वो ब्लड ग्रुप हो गया बी। इसी के अंदर हमें दोनों ही स्ट्रक्चर देखने को मिली, ए और बी। यानी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एक जीन से ए है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए दूसरा जीन से बी है। तो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, लेकिन हम देखा किसी का ब्लड ग्रुप ए बी दोनों है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। तो यानी उसके अंदर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है, यानी ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए दो दो जीन्स वहां पर प्रेजेंट है, और वो यानी इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। क्या आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। यानी कि ए बी यानी दो दो ब्लड ग्रुप एक साथ एक्सप्रेस हो गया है, यानी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए दो दो जीन्स वहां पर प्रेजेंट है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप ऐसा होता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव होता है, यानी दो दो जीन्स प्रेजेंट है। it means this is an example of the codominance। ये codominance का एग्जांपल है यहाँ, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ की रीडिस्कवरी के बारे में। देखो मेंडल ने पब्लिश किया था अपना काम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के ऊपर इन 1865। उन्होंने अपना सारा वर्क जो भी रिसर्च थी पब्लिश करी थी, बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल रीजन। 19th सेंचुरी तक ये जो उनका जो काम था काफी लंबे समय तक अनरिकॉग्नाइज रहा था। ना उस समय फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था, ना टेलीग्राम था, ना इंस्टा था, कुछ भी नहीं था। आज की तरफ तो क्या होता है, जरा सी कोई बात भी होती है सीधा फेसबुक पे चली जाता है ना, एंजॉइंग भंडारा इन दुर्गापुरी चौक, सीधा लो सब बंदे आ जाते अपनी पॉलिथीन उठा करके। तो लेकिन 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 कुछ साइंस मैगजीन्स थी, कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो उस टाइम के पब्लिश होते थे। तो ये जब धीरे धीरे आगे बायोलॉजी के अंदर डिस्कवरी चल रही, तो उस समय इनकी थ्योरी को दोबारा से रिडिस्कवर किया था 19th सेंचुरी के अंदर तीन लोगों ने, जिनमें थे ह्यूगो डी वेराइस, बट इन 19th सेंचुरी में ह्यूगो डी वेराइस थे, वॉन टेशमार्क थे, और तीसरे बायोलॉजिस्ट थे कॉरेंस। तो इन्होंने बेसिकली मेंडल की थ्योरी को दोबारा से डिस्कवर किया। समस्या क्या हुई थी, इशू क्या हुए थे, देखो एक तो कम्युनिकेशन वाज वेरी डिफिकल्ट ऑन दैट टाइम, ठीक है, सो हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। दूसरा जो उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट बताया था जीन्स का, बेसिकली एज स्टेबल यूनिट दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, जो ट्रेट्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, एंड ऑफ द पेयर ऑफ लिव, लेकिन जो ब्लेंडिंग नहीं करती, मिक्सिंग नहीं होती उनके हिसाब से। ये थ्योरी एक्सेप्ट है, क्योंकि हमें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल रहे थे यहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है। दूसरी उनकी जो अप्रोच थी अपने काम को लेकर के, उन्होंने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज किया था बायोलॉजिकल फिनोमेना का एक्सप्लेन किया, इट इज टोटली न्यू एंड दैट वाज अनअक्सेप्टेबल फॉर सम साइंटिस्ट, ठीक है। कुछ बायोलॉजी के साइंटिस्ट इनकी बात को मानने को तैयार नहीं थे, कुछ व्यूअर्स थे, तो दैट इज ठीक। उसके अलावा ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। कि उन्होंने ये बात बोली कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कुछ फैक्टर्स का ट्रांसफर होता है, जीन्स बाद में पता चला, नाम रखा गया उनको फैक्टर्स ही बोला गया था, लेकिन उनका उनके पास उस चीज का कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। देयर इज नो फिजिकल प्रूफ फॉर दैट, गॉट इट। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि इनका जो वर्क था काफी लंबे समय तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, बट 19th सेंचुरी में एवराइज ने, लॉरेंस ने, वॉन टेशमार्क ने मेंडल्स के रिजल्ट को दोबारा से डिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली। ड्यू टू माइक्रोस्कोपी दे केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। उन्होंने क्या किया, देखो मेंडल ने बातें तो सही बोली थी, उन्होंने बोला था कि बेसिकली जीन्स जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, जिनके अंदर हेरिडिटी फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब हमारे पास 19th सेंचुरी थी, जिसको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बोला गया, 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी हो चुकी थी,
तो किसी भी चीज की इमेज को 30 to 40,000 टाइम्स जूम करके दिखा सकता था, जो मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रस्का ने की थी। तो हमने वहां पर काफी डिटेल में सेल डिवीजन प्रोसेस को देखा, और जब हमने वहां पर सेल डिवीजन प्रोसेस को जूम करके देखा, तो हमने क्या देखा कि बेसिकली जो चीज इनहेरिट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो जीन्स नहीं है, दीज आर द क्रोमोसोम्स। वो तो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो ये है हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है जो ओरिजिनल है, जो मास्टर स्ट्रैंड कहलाता है। और जब ये अपनी रेप्लिका बनाता है, तो रेप्लिका बनती है हमारे पास उसकी। तो डिवीजन के दौरान क्या होता है, सेंट्रियोल से जब स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, तो ये हमारे अलग अलग हो जाते हैं। क्या होता है उस केस में, ये देखिए, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, चलिए, अपने अपने अलग होगा। और बाद में फिर ये भी अपने रेप्लिका बनाते हैं बच्चे। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स ही सेपरेट हुए हैं, देखो ना, ये जब डिवीजन होगा तो ये इस तरीके से सेल के अंदर है, तो ये सारा गुच्छा यहाँ बन जाता है न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम का गुच्छा यहाँ बन जाता है न्यूक्लियस में। तो क्रोमोसोम सेपरेट हुए, उनके अंदर डीएनए है जिसके ऊपर जीन्स लोकेटेड है। तो बेसिकली जीन्स वो चीज नहीं है, क्रोमोसोम वो चीज है जो एक दूसरे से क्या होती है, सेपरेट होती है। एंड इट वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय वाल्टर सुटोन एंड थियोडर बॉवरी 1902 में। जब इन्होंने इसको स्टडी किया, देन उसके बाद में एक नई थ्योरी आ गई, क्रोमोसोमल थ्योरी 1902 में, जो प्रपोज की थी वाल्टर सुटोन ने और थियोडर बॉवरी ने। उन्होंने जितनी भी नॉलेज थी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की कलेक्ट किया, मेंडल्स के प्रीकंसर को ऑब्जर्व किया, एंड देयर इज अ न्यू थ्योरी, दिस इज कॉल्ड द chromosomal theory of inheritance. So what is chromosomal theory? देखो, वॉल्टर सुटोन ने, थियोडर बॉवरी ने 1902 में प्रपोज करी थी। दे यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। उन्होंने देखा किस तरीके से क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। इसका डिवीजन का एक पूरा चार्ट 12 एनसीईआरटी बुक में भी है, जो आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा है। फिर मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसके थ्योरी के हिसाब से क्या था, सबसे पहली बात कि जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, मस्ट बी विद स्पर्म एंड एग, उनके अंदर होते हैं। एंड दे प्रोवाइड ब्रिज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। यही ब्रिज है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का। इनके अंदर भैया सेल्स होती है, इनके अंदर सारे कैरेक्टर्स है। ओके, वेरी गुड। दूसरी बात कि जो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं मस्ट बी कैरिड आउट बाय द न्यूक्लियर मटेरियल। जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं मस्ट बी कैरिड आउट बाय, सब न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर ही है। तो न्यूक्लियर डिवीजन ही तो पढ़ते हैं, ठीक। क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन पेयर लाइक द मेंडेलियन एलील। जैसे मेंडल ने बोला था कि एलील्स पेयर में पाए जाते हैं, है ना। होमोजाइगस एलील से हेटेरोजाइगस एलील, जैसे बड़ा टी या बड़ा छोटा टी या छोटा टी। होमोजाइगस एलील, होमोजाइगस एलील, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव हेटेरोजाइगस है तो पेयर नहीं। ठीक इसी तरीके से क्रोमोसोम भी हमारे पास पेयर में ही पाए जाते हैं। देखो, दिस इज द सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, लेकिन ये पेयर में पाए जाते हैं। इस बात को समझो, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, दोनों ही हाइट के रिस्पेक्ट में, कोई समस्या नहीं। अब इस क्रोमोसोम की जो दोनों रोड्स है, दीज आर कॉल्ड द क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड है। लेकिन इसी क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड है, दीज आर कॉल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। जबकि ये वाली और ये वाली, ये कहलाती है मेरे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। दिस इज कॉल्ड द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये मेरे पास यहाँ पर बच्चों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंड, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों मतलब एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में समटाइम देयर इज अ क्रॉसिंग, ठीक है। एक छोटा डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये क्रोमोसोम, दिस क्रोमैटिड, दिस क्रोमैटिड,
जो दूसरा क्रोमोसोम है वो इसके बगल में यहाँ पर ये देखिए, ये उसकी क्रोमैटिड, ये वाली उसकी क्रोमैटिड, ये उसकी क्रोमैटिड, लेकिन ये वाली आप देखिए इस तरीके से ओवरलैप। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे समझिए, मान लो ये वाला सॉलिड पोर्शन, तो जो क्रोमैटिड्स है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ओवरलैप हो रही है। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी देन व्हाट हैपन, मान लीजिए इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, देन क्या होता है, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, हमारे हिसाब से ये दूसरा क्रोमोसोम, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ होगा यहाँ पर बेसिक, ये देखिए, देखा आप लोगों ने कि ये सॉलिड हो गया हमारा, सही, और ये वाला ब्लैंक है और बाकी ये पूरा फिल। तो यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है बेसिकली, ठीक है, देयर इज अ क्रॉसिंग, तो यानी कि इसके कैरेक्टर जो एक तरीके से ओवरलैप हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। दिस इज फॉर द क्रॉसिंग ओवर, दिस इज फॉर द लिंकेज के रिस्पेक्ट में जिस पे हम पढ़ेंगे। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते, दे आर ऑलवेज एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती रहती है ना, एंड ड्यूरिंग दिस they exchange their segment. So chromosomes are also found in pair like the Mendelian allele. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on the homologous chromosome. The sperm and egg have haploid sets of chromosome which fuse to reestablish the diploid state. The genes are carried into chromosomes. बिल्कुल सही बात है। और जो homologous chromosomes होते हैं बेटा, synapse during meiosis के दौरान and get separated to pass into different cells. This is the basic for segregation and independent assortment. यानी मेंडल तो ये चीज आइडेंटिफाई कर नहीं पाए, ठीक है, लेकिन इन्होंने जब डिवीजन देखा तो उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है जी, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, फेज आता है पैचिटी जहाँ पर साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, उस समय ओवरलैपिंग होती है। जब वो साइनेप्सिस खुलता है तो उस समय हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक ओवरलैपिंग हो गई है यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये टच मारा, इन्होंने कट मारा बच्चों, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द चेस बेटा, दिस इज कॉल्ड द चेस मेटा, जहां पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए और वहीं पर हमारे क्या हुई बच्चों, क्रॉसिंग हो गई। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंकेज होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से हमारे को डेविएशन देखने को मिली, इसका रीजन क्या है। अब मान लीजिए कोई भी सेल है आपके पास, ठीक है, तो किसी भी सेल की दो प्रॉपर्टी होती है, ग्रोथ फेज होता है, डिविजनल फेज होता है। ग्रोथ फेज को हम इंटरफेज बोलते हैं, डिविजनल फेज को हम लोग एम फेज बोलते हैं, जिसके अंदर फर्दर चार स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अभी मेरे पास मान लीजिए कि ये सेल है यहाँ पे जी, और इस सेल के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों की प्रोफेज, ठीक है जी, देयर इज अ प्रोफेज। अब इस दौरान क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से धागे देखने को मिलते हैं, क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है ना। और एम फेज में क्या होता है, मतलब और भी चीजें होती है यहाँ पर प्रोफेज के अंदर, कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर, और बाकी सेल ऑर्गेनेल भी डिसअपियर हो जाती है, एक स्ट्रक्चर बचती है यहाँ पर सेंट्रियोल, ठीक है ना। अब क्या होता है जब मैं मेटाफेज में आता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम, सबसे पहली बात तो इसी को जूम करके बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होता है, देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये देखो, ये इसमें ओरिजिनल डीएनए, दिस इज द ओरिजिनल डीएनए, और यहीं पर एक लाइन होती है, बेसिकली देयर इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन, जिसके कारण ये आपका कंडेंस होगा। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ कॉपी डीएनए, ये हमारा इधर में कॉपी डीएनए होगा, ठीक है। अब
जब हमने क्या देखा था, जो हमारे पास एस फेज होता है, एस फेज में हम लोगों ने पढ़ा था जो इंटरफेज होता है, 3 से स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो एस फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो देखो डीएनए की सिंथेसिस होती है, समझे। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये 2C, 2C से कितने हो गए, 4C हो गए हमारे पास यहाँ पर ये चीज। तो इफ दे एस फेज क्रोमोसोम गो टू एम फेज, देन व्हाट हैपन, हमारे पास जब डिवीजन होता है तो यहाँ पर अब स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, स्पिंडल फाइबर। ये देखिए, मान लो यहीं पर स्पिंडल को, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होते हैं काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर, उनको दोनों तरफ से खींच लें, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो लाइन होते हैं यहीं से डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से एक ये मेरे पास बन गया और एक क्रोमोसोम ये बन, इसके अंदर ये वाला क्रोमोसोम रहा और नीचे वाले के अंदर ये वाला मेरा कॉपेड रहा। चलिए, ये काम होता है हमारे पास, दोनों तरफ सेल के दोनों तरफ जाते हैं। तो आपने कहा न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है ये भी अपने आप को क्या करता है बच्चों, डिवेलप करता है प्रॉपर तरीके से, समझे। यहाँ पर ये क्या करता है, ये भी अपने आप को डेवलप करता है प्रॉपर तरीके से। और क्या होता है, ये देखिए, जब मियोसिस हम लोग पढ़ते हैं, है ना, उसके अंदर प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, टेलोफेज वन है। लेकिन प्रोफेज वन के अंदर भी वहां पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप आता है प्रोफेज वन में। ये देखिए, प्रोफेज वन में हमारे पास होता है सबसे पहले लैक्टोटीन। लैक्टोटीन होता है, देखो लैक्टोटीन में क्या होता है, मान लीजिए सेल रही है, सेल का डिवीजन तो हो गई होगा उस समय, यहाँ पर ये मेरे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से स्पिंडल फाइबर, इनके बीच की एक तरह का एक्टिमुलेशन जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है क्या जी, जेनेटिक। वही वाली बात क्रोमैटिन वाली। ये डॉट्स में आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, ये पैकेजिंग होती है इनकी, दिस इज द पैकेजिंग, है ना। उस पैकेजिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में चैप्टर 6 में। और हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस के एक सिरे से अटैच होते हैं, ठीक है, एक सिरे से यहाँ पर क्या अटैच, एक सिरे से अटैच होते हैं। और जब ये एंट्री मारते हैं लैक्टोटीन के बाद दूसरा स्टेज जो आता है, वो है मेरे पास यहाँ पर जाइगोटीन, ठीक है जी। जाइगोटीन होता है, सेंट्रियोल मेरे पास अभी भी प्रेजेंट होते हैं और एक ही एंड पर है। जब हमारा जो पहला प्रोफेज खत्म होता है फिर उसके बाद ये दोनों अपोजिट पोल पर पहुंचते हैं, जिनमें से क्या होता है, जिनमें से बाद में आपका स्पिंडल फाइबर्स निकलता है। ये न्यूक्लियस अभी, अब देखो ये ना थोड़ा सा और डिकंडेंस हो जाएगा, सॉरी मतलब कि डिसॉल्व होने लग जाएगा। देखो यहाँ पर डॉटेड ज्यादा, यहाँ पर डॉट्स मैंने कम कर दिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो होते हैं पेयर बनाएंगे, ये 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 होमोलोग, ठीक है, ब्लैक वाले एक तरफ, ये रेड वाले एक। ये काम हो गया है मेरे पास यहाँ पर कहा बच्चों, जाइगोटीन में। अब जाइगोटीन के बाद आता है मेरे पास यहाँ पर पैचिक्टिन। ये इनका एक्टिवेशन, दिस इज टर्म्ड एज द सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा फर्दर न्यूक्लियस है। अब देखिए क्रोमोसोम्स आ गए। अब मैं इसको ऐसे बनाऊं चाहे इसको मैं इस तरीके से बना दूं, उसमें कोई समस्या नहीं है।
इस चीज को भी समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। वो एक ही मतलब है, बार बार ऐसे हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो एक क्रोमोसोम देखो मेरा ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक, ठीक है ना। अब ये रेड वाले मेरे पास इस तरफ, एक ये रहा, दूसरा ये। अब इसी स्ट्रक्चर को हम जूम करके देख लेते हैं। ये काम कब हो रहा है? ड्यूरिंग पैचेटिंग। तो व्हाट वी सी ड्यूरिंग पैचेटिंग, इन सम केसेस देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर किस तरीके से होती है। अभी ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसी ने करके दिखा देते हो। चलिए, ये वाला क्रोमोसोम ये रहा, और ये देखिए। अब यहाँ पर इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा। तो ये सब जो ना, जब सेल डिवीजन हुआ तो उस समय ऑब्जर्व किया गया। और देन व्हाट वी सी, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? क्रॉसिंग ओवर तो हो गई है, कोई समस्या नहीं है। तो ये वाला जो सेक्शन था देखो, जो सॉलिड था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और जो खाली वाला था वो इसमें शिफ्ट हो गया। तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। अब वो अलग बात है कि देयर शुड बी अ रीजन। तो देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जहां पर ये क्रॉसिंग जिस पॉइंट पर होती है, दिस इज कॉल्ड द चेस्मा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? चेस्मा बोलते हैं। तो इस तरीके से ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर को ऑब्जर्व किया गया था। इसके रीजन बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस इज द क्रॉसिंग ओवर जो पैचेटिन के दौरान हुआ है। उसके बाद फिर आगे डिप्लोटीन होता है, और फिर डाइकाइनेसिस हो जाता है, कोई समस्या ही नहीं हो। वो हम डिटेल में सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं पढ़ेंगे।